जी स्टूडेंट्स, अब बारी है कोहर्ट स्टडी की। कोहर्ट स्टडी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी होती है, लेकिन ये तवील दौरानिए की स्टडी होती है। दैट्स वाई ये टाइम टेकिंग है और कॉस्टली होती है। ये दो अहम बातें इस स्टडी से मुताल्लिक याद रखिएगा कि ये महंगी स्टडी होती है, टाइम टेकिंग होती है एंड डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट भी होती है। लेकिन बहरहाल लोग रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, ये एक अच्छा कोहर्ट स्टडी डिज़ाइन है और इसमें जो है हम रिलेटिव रिस्क फाइंड आउट करते हैं। वंस अगेन वी हैव टू डिफ़ाइन अ सर्टेन पॉपुलेशन। हमने इसमें एक ख़ास पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करना होता है। अच्छा, ये ख़ास पॉपुलेशन क्या होती है? इसी को ही हम कोहर्ट कहते हैं। कोहर्ट बेसिकली ग्रुप को कहते हैं हैविंग द कॉमन फीचर्स। यानी से फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइपरटेंशन की बात करूं या डायबिटीज़ मिलाइटिस की बात करूं, तो इस स्टडी में मुझे डायबिटिक पेशेंट ही रखने होंगे, या मैंने हाइपरटेंशन की बात करनी है तो मैंने हाइपरटेंशन के ही मरीज़ रखने होंगे। लेकिन इसके साथ साथ और भी पैरामीटर्स मोर और लेस सेम होंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 1000 डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी औसतन उम्र जो है वो 60 ईयर्स हो, जिनका औसतन वज़न जो है वो 80 kg हो, जिनकी औसतन हाइट जो है वो 5.5 फीट हो, जिनकी औसतन इनकम जो है माहाना मंथली वो 25,000 रुपये हो, या ये तमाम वो सब्जेक्ट्स जिनमें मेंटल स्ट्रेस का लेवल 1 से 5 तक का हो। दरअसल मैंने इस ग्रुप के तमाम अहम फीचर्स को यकसा रख कर फिर स्टडी करनी है। अगर मैं तमाम फीचर्स को यकसा रख पाया, जो कि नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल है, चूँकि अभी जैसे मैंने मिसाल के तौर पर आपको बताया कि औसतन इनकम, औसतन हाइट, औसतन वज़न और औसतन स्ट्रेस का लेवल, सब चीज़ें या और बहुत सारी चीज़ें वो अगर एक साथ मैं ढूंढने निकल जाऊंगा तो मुझे वक्त तो दरकार होगा ना। ऐसे सब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए मुझे वक्त तो चाहिए। और फिर उन सारे सब्जेक्ट्स को जब मैं मुंतखब कर लूँ, आइडेंटिफाई कर लूँ, फिर उनको स्टडी में लेना उनकी इजाज़त के बाद यानी कॉन्सेंट के बाद, और फिर मैं उनको फ़वक्तन ऑब्ज़र्व करता रहूँ, तो ये इतना आसान काम नहीं है। ये टाइम भी इसमें लगता है, इसमें मेहनत भी है, इसमें फॉलोअप बहुत है, इसमें फुटवर्क बहुत है, और इसमें ड्रॉप आउट केसेस भी बहुत सारे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिस शख्स को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था अपने कोहर्ट ग्रुप में, उसका इंतकाल हो गया, या वो माइग्रेट कर गया, या वो विड्रॉ कर गया, या कोई और को मॉर्बिडिटी उसके अंदर पैदा हो गई। मैं तो डायबिटिक पेशेंट्स को स्टडी कर रहा था, अब उसको कैंसर हो गया, या फ़र्ज़ करें उसकी बीनाई चली गई, या उसको हार्ट अटैक हो गया। तो मुझे ये देखना होगा कि मेरा जो कोहर्ट जिसका क्राइटेरिया मैंने फ़िक्स पहले कर दिया था वो आखिरी टाइम तक मेरे साथ चला, और मैंने इस ग्रुप को किस सिम्त में स्टडी किया। मैंने बीमारी को मुंतखब करके कॉज और रिस्क फैक्टर की तरफ में गया, यानी इफ़ेक्ट से कॉज की तरफ स्टडी करी, या मैंने कॉजेज़ तलाश किए और फिर कोई इफ़ेक्ट उसमें ढूंढा। अब ये दोनों सूरत हाल हो सकती हैं। ये स्टडी आगे की जानिब भी जा सकती है और पीछे की जानिब भी जा सकती है। फ़र्ज़ करें अगर मैं असबाब को तलाश कर लूँ पहले कि भाई ये मेरा एक कोहर्ट है, इसमें असबाब स्मोकिंग कॉमन फ़ीचर है अलॉन्ग विद अदर दोज फीचर्स जो मैंने अभी पहले आपसे डिस्कस किए, और एक स्ट्रॉन्ग फ़ीचर स्मोकिंग। अब ये मेरे 50 ग्रुप का एक कोहर्ट है, ये दिन में फ़र्ज़ करें आधा पैकेट सिगरेट पीता है, तो 3 महीने में इनको क्या तकलीफ़ें शुरू हो गई, 6 महीने में क्या तकलीफ़ शुरू हुई, साल भर में क्या तकलीफ़ शुरू हुई, 5 साल के अंदर क्या तकलीफ़ शुरू हुई, और अंजाम क्या हुआ। तो जाहिर सी बात है इसमें भी वक्त चाहिए, और कॉज से इफ़ेक्ट की तरफ जाऊंगा मैं, टाइम टेकन, कॉस्टली और एक सब्र आज़मा मरहला होगा। इसी तरीके से अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं, स्टडी करूं कि ये मेरे 50 पेशेंट्स हैं जिनको लंग कैंसर है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि इनको किन किन रिस्क फैक्टर से एक्सपोजर मिला होगा, तो मुझे हिस्ट्री लेनी है। सबसे पहली जो दिक्कत आएगी वो हिस्ट्री टेकिंग में आएगी। आफ्टर द सेटलमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप मेंबर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आएगी वो, और जो मुश्किल होगी, वो डीप हिस्ट्री लेना, पास्ट हिस्ट्री लेना
एक्सपोजर की हिस्ट्री लेना, रिस्क फैक्टर्स की हिस्ट्री लेना, और जब मैं किसी नतीजे तक अपने मकसद नताइज की तरफ करीब होऊंगा तो इसमें भी मेरे साथ ड्रॉप आउट केसेस हो सकते हैं और उसके रीज़न्स वही हो सकते हैं जो अभी मैंने जिक्र किए। तो इफ़ेक्ट से कॉज की तरफ जाना या कॉज से इफ़ेक्ट की तरफ आना, ये दोनों किस्म की स्टडी एक दिक्कत आमेज़ है, सब्र आज़मा है, लेकिन इसके नताइज बहुत अच्छे निकलते हैं चूँकि हम इसके अंदर रिलेटिव रिस्क निकालते हैं जो कि फार्मूले के मुताबिक बराबर है इंसिडेंस अमंग दी एक्सपोज पर्सनस डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग दी नॉन एक्सपोज्ड। इसको आर इज इक्वल टू आई ई ओवर आई नॉट से हम डेजिग्नेट करते हैं इस फार्मूले को। फिर आप ये देख लीजिए, उसी तरीके से 2x2 टेबल भी बनाया जा सकता है ए बी सी डी करके, और अच्छा रो और कॉलम को ज़रा गौर से देखिएगा। रो में मैंने एक्सपोज रखा है पहली रो में और सेकंड रो में नॉन एक्सपोज रखा है। इसी तरीके से कॉलम 1 में डेवलप डिजीज़ और डू नॉट डेवलप डिजीज़, इस तरीके से मैं कैलकुलेट करता रहूँगा। जो भी मेरी फाइंडिंग्स होंगी, नंबर गेम्स होंगे, उनको पुटअप करेंगे, अल्टीमेटली हमने वो फार्मूला लगा लेना है। अच्छा, फिर आई ई इंसिडेंस अमंग दी एक्सपोज, उसका भी एक अलग से फार्मूला है, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, और इंसिडेंस अमंग दी नॉन एक्सपोज्ड ये अलग निकलेगा जो कि बराबर है सी ओवर सी प्लस डी के। फिर रिलेटिव रिस्क निकलेगा जो कि आई ई डिवाइडेड बाई आई नॉट है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसमें से रिलेटिव रिस्क निकालते हैं। ये कोई स्टडी की गई होगी, नंबर डाल दिएगा और इसमें अल्टीमेटली आर आर यानी रिलेटिव रिस्क निकल के आ रहा है 2। दैट मीन्स रिलेटिव रिस्क जो है वो ट्वाइस है। तो एक स्टेटमेंट जारी किया जा सकेगा एट द एंड ऑफ द स्टडी के स्मोकर्स आर 2 times एट मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। यानी दिल की बीमारियां और स्मोकिंग, इससे ताल्लुक़ जोड़ा और एक रिलेटिव रिस्क निकाल लिया। तो ये फ़ायदा होता है कोहर्ट स्टडी का। उम्मीद है आपको ये इंशाल्लाह समझ में आया होगा। अब इंशाल्लाह आगे जो प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कस करूँगा वो RCT रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।